गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पेपर नंबर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर था तो वो अपना कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अपन ने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक, सारे न्यूमेरिकल, सारी प्रॉपर्टी, सारों का फिजिकल मीनिंग सब कुछ अपन ने देख चुके थे। यदि आपको यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट देखना है तो इससे पीछे वाले जो भी वीडियो अपने क्लास में बने हैं, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के क्लास अवेलेबल हुई है, उनको आप जरूर देखें। और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि एक यूनिट से 6 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है अपन को। 6 तो बड़ा क्वेश्चन होगा और आपके पास एक छोटा क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है वो छोटे क्वेश्चन 2 आ जाए। एक क्वेश्चन तो वहाँ से आता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखने वाली है कि अपने पास जो भी दोनों यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर है, कई बार इस यूनिट को चैप्टर वाइज सेपरेट कर लेते हैं। आज से 2 साल या 3 साल पहले यूनिट नंबर जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल वाला चैप्टर है वो पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट था, और जो आवेश वाला चैप्टर था, पोजीशन, ये चार्ज वाला चैप्टर था, वो क्या था, अपना चैप्टर नंबर सेकंड था। बट यहाँ पे उसके बाद कुछ सिलेबस में चेंजेस हुआ था, उसमें जो ये वाला चैप्टर है इसको भी यूनिट फर्स्ट में ही डाल दिया था। तो अपन जैसे भी आप एक बार जिस ईयर में आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई चल रही है, आप जिस ईयर के स्टूडेंट हो, जो आपका सेशन है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करो फिजिक्स का, क्लास के अकॉर्डिंग वहाँ सिलेबस अवेलेबल है वेबसाइट पर। डाउनलोड करो, डाउनलोड करके देखो कि कौन सा चैप्टर कौन से में है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। ठीक है, वीडियो क्लास में आपको सारे के सारे टॉपिक, सारे न्यूमेरिकल, सारे अवेलेबल करवा ही रहे और विथ नोट्स के साथ करवा रहे हैं। अब आपके लिए आज एक नया टॉपिक है जो है अपने पास, क्या टॉपिक है, चैप्टर भी नया है, टॉपिक भी नया है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड चैप्टर का नाम है स्थिर एवं गतिशील आवेश के क्षेत्र। क्या है अपने पास, स्थिर एवं गतिशील आवेश के क्षेत्र। तो ये क्षेत्र क्या होता है, स्थिर क्या होता है, गतिशील क्या होता है, अपन को तो सारा ये वाली चीज़ देखनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो गतिशील आवेश है, स्थिर आवेश है, वो क्या होता है। तो ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर सेकेंड है, यूनिट फर्स्ट का ही क्या है, चैप्टर नंबर सेकेंड है। कई बार ये वाला चैप्टर है, इसकी पूरी यूनिट भी बन जाती है। तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि हमको किस में पढ़ना है। तो फर्स्ट तो अपन बात करते हैं कि स्थिर एवं गतिशील, ये 2 वर्ड है, यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं। तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है। यदि मैं बात करता हूँ एक तो स्थिर आवेश की, किसकी बात करता हूँ, स्थिर आवेश, या मैं बात करता हूँ कौन सा, स्टेशनरी। क्या बात करता हूँ मैं, स्टेशनरी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि मैं कोई भी स्टडी करता हूँ तो कोई भी स्टडी किस रिलेटेड करूँगा। यदि मैं मान लेता हूँ कि कोई भी आवेश है, क्या है अपने पास, कोई भी आवेश है, वो आवेश क्या है अपने पास, रेस्ट में है। यदि कोई आपके पास आवेश है या क्या है आपके पास चार्ज है, वो क्या होगा, आपका रेस्ट में होगा। तो इससे रिलेटेड मैं जो भी स्टडी करूँगा वो सारी की सारी किस में आएगी, स्थिर आवेश में आएगी, या किस में आएगी, स्टेशनरी में आएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है, उस स्थिर अवस्था में अपन जिससे रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं, वो चाहे आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे उसका फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो वो सारा का सारा किस में आता है, अपने पास स्थिर आवेश में आता है। एक आता है आपके पास गतिशील आवेश, एक तो क्या आता है आपके पास, गतिशील। यानी क्या कह दिया कि पहले तो आवेश क्या था, स्थिर अवस्था में था या रेस्ट में था। अब आपके पास जो भी चार्ज है वो चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। क्या करेगा, चार्ज मूव करेगा। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसमें मुझे पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करने लगता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रोल होता है। तो उसकी जो स्टडी की जाएगी वो पूरी की पूरी किस में की जाएगी, गतिशील में की जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो स्टेशनरी चार्ज एंड स्टेशनरी पोजीशन भी बोल सकते हैं, एक आ रहा है आपके पास मूविंग चार्ज। तो ये 2 कंडीशन आती है यहाँ पे, एक तो रेस्ट में आती है और एक क्या आती है अपने पास, पार्टिकल जब मूव करता है वो वाली कंडीशन आती है। तो यहाँ से बता सकते हैं कि एक तो रेस्ट हो जाएगा स्टेशनरी और एक हो जाएगा आपका क्या, मूविंग चार्ज। अब इसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है कि इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो इसमें ये वाला जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो आएगा आपकी स्थितिज ऊर्जा, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी के नाम से अपन पिछली क्लास में, आप 11th या 12th क्लास में पहले पढ़ के आए हो, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है कि 2 आवेश के मध्य स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 3 आवेश के मध्य स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, यदि कोई ट्रायंगुलर है उसके बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 3 नहीं है तो वहाँ पे ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, उस सिस्टम की वजह से अपने पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे अपने पास यही टॉपिक जो आपका फर्स्ट टॉपिक आएगा वो भी इसी रिलेटेड आएगा। फिर अपन बात कर रहे हैं इसमें सेकेंड की। अब मुझे पता है कि यहाँ पे आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें क्या होगा अपने पास, अपन को ये देखना है कि एक तो आवेश विविक्त होता है, एक सतत होता है। एक तो क्या होता है अपने पास, विविक्त होता है,
एक क्या होता है अपने पास सतत होता है। तो इसमें दोनों के बेस पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक तो होता है डिस्क्रीट और एक होता है अपने पास कंटिन्यूस। एक क्या होता है अपने पास कंटिन्यूस। तो यहाँ पे दोनों की मुझे दोनों के बेस पे क्या निकालना है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो जब स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा यदि आपको निकालनी आती है तो ठीक है, यदि नहीं आती तो मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा पे ले जाऊंगा। तो अपन चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट पे। वो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कुछ बेसिक कंसेप्ट की। तो ये तो अपन ने देख लिया कि चैप्टर 2 में स्थिर आवेश और गतिशील आवेश की बात होनी है। इसके आगे यदि अपन बात करें, आगे बात करते हैं तो इसमें आगे अपने पास जो भी आता है सबसे पहले तो आता है कि बल, कि दो आवेश के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, तो ये मुझे पता होना चाहिए। तो सभी को पता है कि दो आवेश है, दो आवेश मैंने मान लिया कि एक आवेश तो क्या अपने पास Q1 है, यहाँ पे मान लिया ये Q1 है, यहाँ पर ये मान लिया मैंने क्या है Q2 है। इसके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है अपने पास R है। तो यदि दो आवेश के बीच का यदि मुझे बल लिखना है तो आप पॉइंट वाइज ही मैं लिख लेता हूँ। दो आवेश के मध्य लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन टू चार्ज। और टू चार्ज भी कैसे, रेस्ट में। टू चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी में या रेस्ट में। अब मुझे पता है कि यदि मुझे कोई भी दो आवेश है, दो आवेश के बीच का क्या निकालना है, मुझे बल निकालना है। तो दो आवेश का बल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सभी जानते हैं कि यदि मेरे पास कोई भी दो रेस्ट चार्ज होते हैं, एक का आवेश Q1 है, एक का आवेश Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो कौन से फोर्स से उसका फोर्स निकाला जाता है, कूलाम फोर्स से। किससे निकाला जाता है, कूलाम फोर्स से। 12th क्लास में सारा पढ़ के आए हो। तो मुझे पता है कि इसमें जो भी फोर्स काम करेगा वो कौन सा करेगा अपने पास, कूलाम फोर्स करेगा। क्या करेगा, कूलाम फोर्स करेगा। और कूलाम फोर्स क्या कहता है, कूलाम फोर्स ये कहता है कि मेरे पास यदि दो आवेश है, यानी कूलाम बल ये कहता है कि आपका जो F है वो क्या होगा, Q1 Q2 के समानुपाती होगा, और F है वो 1/r² के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, r²। ये वाली क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी फोर्स की टर्म आ जाएगी, यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो ये होगा, और इसी से अपन इसको निकालेंगे। यदि इसमें इसको समानुपाती हटाए तो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन में क्या आता है अपने पास, r² आता है। इसको मैं इस टर्म से भी लिख सकता हूँ, F = क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन में, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, यदि अपन फोर्स की बात करें तो मुझे पता है कि F = क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, r² हो जाएगा। मुझे पता है कि F = K की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 4πε0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, r²। तो ये इसके क्या हो जाएगी, F, यानी दोनों आवेश के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा वो पता लगेगा। अब यहाँ पे ये भी पता है कि जो ये बल होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, यानी आकर्षण भी करेगा और प्रतिकर्षित भी करेगा। तो कौन सा बल होगा, तो ये यदि मुझे पता लगाना है तो कैसे पता लगाए, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि अपने पास एक जैसे चार्ज है, यानी समान प्रकृति के, यानी इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, समान है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, यदि कोई दो चार्ज है, दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, यानी क्या हो जाए मेरे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, और क्या हो जाए मेरे पास, नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, और क्या हो जाए मेरे पास, नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। तो इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्ट। इसके बीच में यदि समान आवेश है, समान आवेश है यानी दोनों आवेश प्लस प्लस के है या दोनों आवेश माइनस माइनस के है, तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा अपने पास, प्रतिकर्षित होगा, यानी प्रतिकर्षित का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिपल करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, वो रिपल करेगा। तो इस टाइप से कह सकता हूँ कि जब आवेश की प्रकृति समान होती है तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल करेगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा, यानी पास पास दोनों आवेश को नहीं आने देगा। तो वो लगने वाला फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, F वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2 r² और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, r कैप। और पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन।
यदि फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो ये तो एक जस्ट एक मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आपके कोई कूलम्ब बल आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है डिस्क्रीट पोटेंशियल एनर्जी, और एक है अपने पास कंटिन्यूस पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे कुछ सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, विभव कैसे निकालते हैं, तो वो सारी टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला कि जब भी मैं दो बिंदु आवेश के बीच का यदि मैं फोर्स निकालता हूँ तो वो फोर्स आपका क्या आएगा, ये आएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें मैं और भी कर सकता हूँ कि यदि आवेश की प्रकृति क्या हो जाए, असमान हो जाए, क्या हो जाए मेरे पास, जो भी आवेश की प्रकृति है वो क्या हो जाए मेरे पास, असमान हो जाए, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि आवेश की प्रकृति क्या हो जाए, असमान हो जाए। असमान का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक तो हो सकता है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, एक हो सकता है आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव। क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा आपके पास, अट्रैक्टिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। और जब भी कोई दो चार्ज आकर्षण होंगे यानी क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा अपने पास, अट्रैक्टिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि इसको मैं आर कैप को हटाऊँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ फैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना आर वेक्टर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो आर कैप होता है, क्या होता है अपने पास, आर कैप होता है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर और आर मोड का वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको इस फॉर्म में लिखते तो ये वाली फॉर्म आ जाती है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमेबिलिटी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि नॉट लग रखा है यानी निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसमें k का मान है वो कितना रहता है, 9 × 10⁹, उसका जो k की वैल्यू है, जो इसको जो ये 1/4πε0 है वो क्या है यहाँ पे k है। तो इसको मैं देखो यहाँ पे k की जगह मैंने क्या लिखा है 1/4πε0, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि कितनी होती है, 9 × 10⁹। यहाँ से आप यदि उसकी यूनिट निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यदि k की वैल्यू निकालनी है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे यदि जो k है, k क्या आ जाएगा आपके पास 9 × 10⁹। k को एक साइड भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, k यदि इस साइड में है तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। तो ये कई बार k की वैल्यू भी कई की कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये तो मैंने बताया कि जस्ट आपको दो आवेश के बीच का यदि फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा कि मान लिया कि मेरे पास दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, तो उन दोनों पर लगने वाला जो बल होगा वो कूलम्ब बल से निकालेंगे। या तो वो बल आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। यदि बल माइनस में आ जाता है इसका मतलब वो माइनस क्या शो करेगा, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। यदि प्लस आ रहा है इसका मतलब वो क्या बताएगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बेसिक चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि अपन जब विभव निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो ये वहाँ पे काम आने वाला है। एक आता है अपने पास स्थिर आवेश के लिए या किसी एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र। क्या आता है अपने पास, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र। तो मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आता है कि बिंदु आवेश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा। बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज। अब मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सभी को पता है कि यदि कोई स्थिर आवेश होता है, यदि किसी स्थिर आवेश को मैं किसी पोजीशन पे रखता हूँ तो वो क्या करता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वैसे तो सबको फॉर्मूला पता है क्या, कि यदि मुझे किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिंदु आवेश के लिए, क्या निकालना है, किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या आता है के क्यू अपॉन में क्या आता है आर स्क्वायर आता है। क्या आता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आता है। इस टाइप से ये फॉर्मूला आता है। अब ये कैसे आता है ये भी पता होना चाहिए।
कैसे आएगा, यहाँ पे मुझे पता है कि k की वैल्यू तो क्या आती है आपके पास, वही 9 × 10⁻9 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि आपके पास कोई एक आवेश था, उस आवेश के चारों ओर क्या करेगा, वो कोई ना कोई फील्ड जनरेट करेगा, वो फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए मुझे एक एकांक परीक्षण आवेश लेता हूँ, यानी एक क्या लेता हूँ मैं, टेस्ट चार्ज लेता हूँ। टेस्ट चार्ज क्या करता है, वो किसी पर फोर्स लगाता नहीं है। टेस्ट चार्ज क्या करता है, किसी पर फोर्स लगाता नहीं है, बट उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो होता है, तो वो उसको क्या कर लेता है, उसको मेजर कर सकता है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। बाकी वो किसी पर फोर्स लगाएगा नहीं, वो केवल एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जो Q0 के नाम से अपन जानते हैं। तो मुझे पता है कि E = क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है आपके पास, E वेक्टर = क्या आता है, F0/Q0। क्या आता है, F0/Q0। यानी मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या था आपके पास, कोई Q आवेश था, यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई Q आवेश है, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि क्या है, कोई परीक्षण आवेश, ये क्या है आपके पास, एक परीक्षण आवेश है, क्या एक टेस्ट चार्ज है। ये क्या होगा जाएगा अपना, एक टेस्ट चार्ज है। अब मैंने मान लिया कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो ये मैंने मान लिया कि इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपके पास, r है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस पर लगने वाला फोर्स निकालो। क्या निकालना है पूरे, मुझे वैसे तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या जरूरी है, दो आवेश के बीच में लगने वाला फोर्स जरूरी है। तो कूलाम बल से मैं इन दोनों का फोर्स लिख सकता हूँ। तो कूलाम बल से इन दोनों का फोर्स क्या आएगा, इन दोनों का जो भी फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, F = K Q0 में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। और यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, F = K Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, r² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r³ आ जाएगा। इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये तो क्या आया F। अब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाला बल। यानी मैं कह सकता हूँ कि एकांक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, यानी ये क्या अपना टेस्ट चार्ज है, यानी एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाला बल है वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे E वेक्टर था, क्या था अपने पास, E वेक्टर था, जो क्या होता है अपने पास F वेक्टर में क्या है, Q0 है, ठीक है। F वेक्टर की वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, K Q0 में क्या था, r²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज जो Q0 था वो Q0, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा अपने पास, E वेक्टर = K Q में r²। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो कितना होता है, K/r²। यदि उसको निकालना हो तो उसके लिए आप उसके कंपेयर में एक टेस्ट चार्ज इमेज करो। टेस्ट चार्ज इमेज करने के बाद उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वहाँ से आप उसका फोर्स निकालो, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। जब दोनों आवेश के बीच का लगने वाला बल आ जाएगा तो वहाँ से आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। बाकी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक बिंदु आवेश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E = KQ/r² होता है। क्लियर। तो ये चीज़ तो अपन को ध्यान में रखनी है कि E = क्या होगा अपने पास, KQ/r²। यदि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, यदि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखना चाहूँ मैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, E वेक्टर = क्या हो जाएगा अपने पास, रिजल्ट क्या आ रहा है, KQ/r², ठीक है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ r²। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि E = क्या होता है, F/Q0। Q0 वहाँ पे टेस्ट चार्ज है, F क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो E की जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही E की डायरेक्शन होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास Q0 है उससे लगने वाला या Q पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा अपने पास, Q0 की वजह से जो बल लगेगा वो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया था, तो E वेक्टर ये आ गया था। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E वेक्टर में K की जगह ये लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q में r², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r²। एक रिजल्ट इसका ये भी आ सकता है। और यदि मैं इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, E वेक्टर = क्या हो जाएगा अपने पास, 1/4πε0। यहाँ पे हो जाएगा Q में क्या हो जाएगा, r², और यहाँ पे r वेक्टर में r का मोड। तो ये बन जाएगा आपके पास E = 1/4πε0। यहाँ पे बन जाएगा Q में r³, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, r वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना
इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये भी चीज़ निकालनी आनी चाहिए कि किसी भी बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाता है। अभी तक मैं आपके सिलेबस के टॉपिक पे नहीं आया हूँ। सिलेबस के टॉपिक पर आने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। पहले अपन ने फोर्स देखा कि दो आवेश के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद मैंने देखा कि कोई पॉइंट आवेश है, कोई पॉइंट आवेश पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मुझे पता लग गया कि वो E = kq/r² होगा। यदि कैपिटल Q मानते हो तो कैपिटल Q आ जाएगा, यदि स्मॉल q कंसिडर करते हो तो स्मॉल q आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और दो आवेश के बीच में लगने वाला फोर्स। अब अपने पास एक आता है विभव। क्या आता है अपने पास, विभव। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, विभव की, तो देखो विभव कैसे निकाला जाता है वो अपन को ध्यान रखना है। विभव यानी पोटेंशियल। विभव यानी पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है वो चीज़ अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले तो ये पोटेंशियल होता क्या है ये समझना होगा आपको। तो ये कैसे समझे, तो मैंने मान लिया कि कोई एक आवेश था, क्या था आपके पास, कोई स्टेशनरी टेस्ट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज था, वो मैंने मान लिया कि क्या था आपके पास, यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, कोई क्यू चार्ज था, ठीक है। और कौन सा है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्या माना है, क्यू चार्ज है। अब मुझे पता है कि जब भी कोई चार्ज स्टेशनरी स्टेट में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, तो वो उसके चारों ओर क्या बनाता है, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो मैंने मान लिया कि ये कोई ऐसा सिस्टम माना है, इसमें मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। क्या ले लिया कि इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये क्या होगी, पॉजिटिव आवेश है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी। क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होती है, अब मैं कहता हूं कि मैं कोई अनंत से किसी बिंदु आवेश को, अब यहाँ पे एक चार्ज तो आपका पहले से ही था जो क्या था, क्यू था। एक आवेश है जो कहाँ है, बिल्कुल अनंत दूरी पर है। अनंत दूरी पर यानी यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक आवेश है जो कहाँ है आपका, यहाँ पे है। क्या है ये, इसको मान लो Q1, तो इसको मान लो क्या, Q2। ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे जब मैं एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाता हूँ, यानी इस आवेश को मैं कहाँ पे ले जाऊँगा, सॉरी भाई लोगों ये क्या आ गया, इस बिंदु आवेश को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इस बिंदु आवेश को मैं कहाँ पे ले जाऊंगा, अनंत पर है। यानी ये कहाँ है, अनंत पर है। ये कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है, अनंत पर है। जब ये अनंत पर है यानी इन्फानाइट पर है, क्या है आपके पास, इन्फानाइट पर है। इस बिंदु आवेश को मैं ले जाना चाहता हूँ इस सिस्टम के अंदर। क्या ले जाना चाहता हूँ, ये जो बिंदु आवेश है Q2, इसको मैं ले जाना चाहता हूँ इस सिस्टम के अंदर। तो ये सिस्टम क्या बताएगा, तो ये बताएगा कि आपके पास जो भी Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज को मुझे यदि Q1 के पास में ले जाना है या इस सिस्टम के अंदर ले जाना है, तो इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य ही क्या होगा आपके पास, एक तरीके से पोटेंशियल के फॉर्म में डिफाइन होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश को मैं अनंत से किसी बिंदु तक लाता हूँ, तो उसको जब अनंत से बिंदु आवेश तक लाऊंगा या किसी सिस्टम के अंदर लाऊंगा, तो उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य भी किसके विरुद्ध या किसके रेस्पेक्ट में, तो कार्य करना पड़ेगा अपन को जो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी यदि मेरे पास वर्क इतना ज़्यादा होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाए, तभी ये चार्ज इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से अपना क्या है, फील्ड है। जब ये फील्ड है, मान लो कि ये टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया और इसको पता लग गया, ये तो डर गया कि अपने पास दोनों चार्ज एक जैसे हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो इसको दूर भगाएगा, पास आने ही नहीं देगा। क्या करेगा, दूर ही तो भगाएगा। ये जब इसको दूर भगाएगा यानी इसका मतलब तो ये तो पास आने ही नहीं देगा। क्यों, कूलम्ब फोर्स क्या कहता है, यदि अपने पास समान प्रकृति के आवेश है तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ पे यदि इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लाया और यहाँ से यहाँ तक लाते ही ये तो क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। दूर भगा रहा है इसका मतलब ये पास आने नहीं देगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसको यदि मुझे इसके पास ले जाना है, तो इसके अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है आपके पास, जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, उसके ऑपोजिट में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वही जो कार्य किया जाता है वही आपके पास एक तरीके से मैं कह सकता हूँ या तो पोटेंशियल एनर्जी या विभव के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इसको मैं कई बार पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकता हूँ, पोटेंशियल के फॉर्म में भी बोल सकता हूँ कि किसी भी आवेश की स्थिति में परिवर्तन करता हूँ तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा डिफाइन होती है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या होता है, विभव होता है, या फिर क्या होती है, अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है। जो ये किया गया कार्य है वही एक एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन होता है, वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ये डेफिनेशन लिख सकता हूँ। कैसे, देखो डेफिनेशन यदि इसकी लिखनी हो तो क्या लिखे,
ये केवल आपको ध्यान में रखना है, जस्ट बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये क्या है आपके पास, ये बता रहा है आपके पास कि विद्युत विभव या पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है। तो एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिफाइन होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिफाइन होता है या परिभाषित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही परिभाषित होता है। तो यही अपना क्या होगा, विभव होगा, और इसके बेस पे जो भी एनर्जी सेव होगी वही क्या होगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ, कई बार आपने विभव को ऐसे भी लिखा होगा, इंटीग्रेट करके ए से बी पॉइंट और वहाँ पे लिखा होगा आपने विभव निकाला होगा, तो वैसे भी लिख सकते हो W इक्वल टू वहाँ पे पोटेंशियल आप W के बेस पे निकाल सकते हो। W निकल जाएगा तो पोटेंशियल निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने क्या किसकी बात की है। अब यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु आवेश के लिए जो भी विभव होगा, एक बिंदु आवेश के लिए जो भी विभव होगा, विभव क्या होता है, V होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन में क्या आता है, R आता है। क्या आता है, के क्यू बाय R आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू बाय R आएगा। तो मैं एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश के लिए जो भी विभव होगा वो क्या होगा आपके पास, के क्यू बाय R। क्लियर। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि यदि मैं किसी भी बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो आएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाय R स्क्वायर। यदि मैं विभव निकालता हूँ, पोटेंशियल निकालता हूँ, तो वो आएगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय R। यानी मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल का जो और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो कैसे है एक दूसरे में। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, Q अपॉन में क्या आ जाएगा, R। तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, वो कर रहा था 1 अपॉन में R स्क्वायर पर, और जो V है वो किस पर कर रहा है, 1 अपॉन में R पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे के सारे क्या थे, एक तरीके से बेसिक कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताए। दो आवेश के बीच में लगने वाला बल कैसे निकाला जाता है, एक आवेश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है उसको कैसे निकालते हैं, टेस्ट चार्ज कैसे लेते हैं, और उसके बेस पे मैं क्या निकालता हूँ, एक बिंदु आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज E इज इक्वल टू के क्यू बाय R स्क्वायर आता है। फिर अपन ने देखा कि विभव होता है, तो विभव के बेस पे एक बिंदु आवेश के लिए विभव कैसे निकाला जाता है। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या करता है, विभव कहलाता है, और वही एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है। अब अपन आते हैं अपने सिलेबस पे। तो एक बार जिसने इसको किसी का फॉर्मूला लिखना हो, नोट्स में लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर अपन इसके प्रॉपर सिलेबस पे आते हैं। हटे करें, सिलेबस पर जाए। चलो चलते हैं सिलेबस पे। अब अभी तो अपन सारी की सारी क्या देख रहे थे, बेसिक चीज़ देख रहे थे। अब अपन बढ़ते हैं इसमें सिलेबस की ओर। सिलेबस में क्या है, आपका फर्स्ट टॉपिक है एन विविक्त आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा। क्या है आपके पास, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपके पास, एन विविक्त, यानी एन कोई चार्ज है, एन कोई नंबर ऑफ चार्ज है, और कैसा चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज है। कैसा है, डिस्क्रीट चार्ज है। तो एन विविक्त आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो वो अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अपन को तो पहले ये ध्यान में रखना है कि एन विविक्त आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा या एन विविक्त आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, जो अपना टॉपिक का नाम रहेगा वो क्या है, एन विविक्त आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बट ये चीज़ अपन ने सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, वो ये दे रखा है कि जो डिस्क्रीट चार्ज होता है उसके लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एन विविक्त चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है।
अब ये मैं डायरेक्ट n पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे जब स्थितिज ऊर्जा ही पता नहीं है तो n पर कैसे ले जाए। तो पहले तो अपन को ये देखना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो ये तो अपन आगे वाली क्लास में प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन, बट एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ। फर्स्ट तो ये मुझे देखना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है।